हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से पेड़ पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि के बारे में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप लोग दोस्तों ये अच्छे तरीके से समझ पाइएगा कि पेड़ पौधों में जल, खनिज, लवण और भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो आखिर किस प्रकार से होता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो के माध्यम से यह जान पाया था कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जो जाइलम और जो फ्लोएम ऊतक है यह बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो जाइलम ऊतक होता है दोस्तों, यह पेड़ पौधों के सभी भागों में जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है, और जो फ्लोएम ऊतक होता है वह पेड़ पौधों के सभी भागों में पत्तियों से भोजन को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन क्या बाबू आपने कभी यह सोचा है कि आखिर जाइलम ऊतक की सहायता से जो जल और खनिज लवण होते हैं वो पेड़ पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुंचते हैं? क्या बाबू आपने कभी ये विचार किया है कि फ्लोएम ऊतक की सहायता से पत्तियों से संग्रहित किया गया जो भोजन है वह पेड़ पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुंचते हैं? बाबू आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही जानना है कि जाइलम ऊतक की सहायता से जो जल का स्थानांतरण होता है वो आखिर पेड़ पौधों के सभी भागों में कैसे होता है, फ्लोएम ऊतक की सहायता से भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो आखिर पेड़ पौधों के सभी भागों में कैसे होता है, वही दोस्तों आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से जानना है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टॉपिक पर। आपका जो टॉपिक है वो संबंधित है किससे बाबू? वो संबंधित है पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि से। अगर हम बात करें पदार्थ का तो बाबू पेड़ पौधों में जो पदार्थ होंगे वो क्या हो सकते हैं? वो केवल बाबू जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ ही हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो परिवहन है बाबू, इस परिवहन के लिए दो प्रकार की क्रिया विधि उपयुक्त होती है, जिसमें से पहला जो है वो कहलाता है बाष्पोत्सर्जन और जो दूसरा है वो कहलाता है स्थानांतरण। कह सकते हैं दोस्तों आप लोग नॉर्मली कि इसमें केवल एक ही क्रिया विधि होती है जिसे स्थानांतरण कहा जाता है, क्योंकि स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना। समझ रहे ना? बाष्पोत्सर्जन में भी दोस्तों स्थानांतरण का गुण पाया जाता है, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो स्वरूप लिया है, बाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण के रूप में। तो बाबू सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहली क्रिया विधि पर, जिसका नाम है बाष्पोत्सर्जन। देखिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने कक्षा 7, कक्षा 8 या 9 में अच्छी तरीके से बाष्पन को जाना होगा, अर्थात जो बाष्पीकरण है उसे जाना होगा, तो बाबू आपके लिए जो बाष्पोत्सर्जन है वो कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग इजीली ये समझ पाइएगा कि जो बाष्पोत्सर्जन है वो क्या कहलाता है और इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने कक्षा 9 में बाष्पन में क्या जाना है बाबू? अगर आप लोगों ने कक्षा 9 को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोगों ने उसमें ये जाना होगा कि जिस क्रिया के कारण, मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस क्रिया के कारण जल की बूंदें वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है उसे ही वाष्पन कहा जाता है, और ये जो क्रिया है वह वाष्पीकरण के रूप में जानी जाती है। यानी बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब जल की बूंदें वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है तो यही गुण वाष्पन के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों आप लोग वाष्पन को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए जो बाष्पोत्सर्जन है ना ये कोई बड़ा चीज नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। बस यही जो गुण है वो बाबू वाष्पोत्सर्जन में भी पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है बाबू कि जो जल के छोटे छोटे बूंदे होते हैं, जो जल के जो छोटे छोटे बाबू बूंदे होते हैं, उनके कण होते हैं जल के, वह वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं परिवर्तित होकर। तो दोस्तों आखिर बात यहाँ पर यह आती है कि बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन में जो अंतर है वो क्या है? जब जल के छोटे छोटे बूंदे वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चल ही जाती है और इस क्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं, तो फिर इसमें बाष्पोत्सर्जन की क्या जरूरत है? बाष्पोत्सर्जन का नाम यहाँ पर क्यों लिया गया है जब दोनों सेम है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर यहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन का नाम है वो क्यों लिया गया है। सबसे पहले हम लोग इस नाम पर दोस्तों विचार करते हैं, ठीक है बाबू? ध्यान से समझना आप लोग यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को नाम से बताता हूँ। बाष्पोत्सर्जन को अगर हम बाबू विखंडित करें, तोड़ें, तो यह कुछ इस प्रकार से होगा। पहला बाबू होगा वाष्प के रूप में, ठीक है। पहला जो शब्द होगा अगर तोड़ेंगे, बाष्पोत्सर्जन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बाबू? पहला वाष्प निकलेगा और दूसरा उत्सर्जन निकलेगा।
क्या निकलेगा, उत्सर्जन निकलेगा। ठीक है, वाष्प का मतलब क्या हुआ कि जल के छोटे बूंदों का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना। ठीक है, यानी गैसीय रूप में परिवर्तित होना। और उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ बाबू, उत्सर्जन का मतलब हुआ कि जब आपके शरीर में किसी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है और वह पदार्थ आपके जिस क्रिया द्वारा बाहर निकलता है उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। जिस क्रिया की सहायता से आपके शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर जो उत्सर्जन है वो वाष्प के साथ किस प्रकार से संबंधित है, यानी इनका जो संबंध है वाष्प के साथ वो आखिर क्यों है। तो बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपभोग करते हैं। अगर बाबू प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की प्राप्ति पेड़ पौधों को ना हो तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका संपादन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आने वाला जो प्रमुख घटक है वो दोस्तों एक प्रकार का जल भी है। अगर जल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप तो ये जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से जल को प्राप्त करते हैं, जिसे पहुंचाने वाला होता है जाइलम। जाइलम की सहायता से पेड़ पौधों के सभी पत्तियों तक जल का स्थानांतरण होता है और जब पत्ती को जल की प्राप्ति हो जाती है तो वो उस जल की सहायता से भोजन को निर्माण कर पाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा जितना जल को अवशोषित किया जाता है उतने जल की जो मात्रा है उसका उपभोग बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने बाबू ये बताया कि पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा मिट्टी से जितना जल अवशोषित किया जाता है उतने जल की मात्रा पेड़ पौधों द्वारा बिल्कुल भी उपभोग नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर ज्ञात हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा मिट्टी से खींचा गया जल का कुल जो मान है अगर वो 100% है तो दोस्तों उसमें से केवल 10% उपभोग ही पेड़ पौधे अपने कार्यों के लिए करते हैं। यानी अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल का उपभोग है वह 100% में से केवल 10% ही करते हैं। पेड़ पौधों के जड़ों ने 100% जल को अवशोषित किया मिट्टी से, लेकिन 100% जल में जो 10% जल है वही जल पेड़ पौधों के कार्यों में उपभोग हुआ। बाकी के जो शेष जल है 90% ये बिल्कुल भी पेड़ पौधों के किसी भी उपयोग के लिए उपभोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो जल है वो दोस्तों इन पेड़ पौधों के लिए क्या हो गया, इन पेड़ पौधों के लिए यह अनावश्यक हो गया, मतलब यह बेकार हो गया, इसका कोई यूज नहीं है, यह यूजलेस हो गया। हमारे शरीर में जो भी पदार्थ बेकार हो जाते हैं, जो यूजलेस हो जाते हैं, वह दोस्तों हमारे शरीर के लिए जानते हैं क्या कहलाते हैं, वह हमारे शरीर के लिए उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, वह हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। और जब हमारे शरीर में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है तो उन पदार्थों को हमारे शरीर के एक विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासन किया जाता है जिससे कि वो हमारे शरीर से बाहर निकल सके। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ऐसा गुण पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। पेड़ पौधों में जो जड़ों द्वारा जल का खिंचाव 100% किया जाता है, उन 100% में से जब 10% का उपभोग पेड़ पौधों की पत्तियां कर लेती हैं, शेष जो 90% जल है उसका उपभोग पत्तियां नहीं कर पाती, तो इन 90% जलों का दोस्तों निष्कासन होना बहुत ही आवश्यक होता है पेड़ पौधों के द्वारा। अगर ना हो तो उस अवस्था में जो पेड़ पौधों की जो क्रियाएं होती हैं वो एक समान रूप से बिल्कुल भी संचालित नहीं हो पाती है। इस चीज को दोस्तों आप लोग अपने ऊपर लेकर देख सकते हैं। जैसे कि मानकर चलते हैं कि आपके शरीर के मूत्राशय में मूत्र जमा है, ठीक है, यूरिन यानी कि पेशाब जमा है, और आपको दोस्तों पेशाब लगा हुआ है। अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप खाना खा लीजिए या आप पानी पी लीजिए या आप कुछ दूर दौड़ लीजिए या आप किसी से बात कर लीजिए या हो सकता है कि आप किताब पढ़ लीजिए या आप मानकर चलते हैं कि बाजार में घूमने चले जाइए, तो क्या ये जो कार्य है वो आप कर पाइएगा? आपका जो शरीर है क्या वो उस अवस्था में रहेगा कि वो कार्य को वो कर सके? जैसे कि मानकर चलते हैं कि आपको जो मूत्र है वो बहुत ही कस के लगा हुआ है, मतलब बहुत ही जल्दी है कि मतलब हम किसी भी तरीके से अपने शरीर से इस अपशिष्ट जल का त्याग करें। अगर दोस्तों आपको कहीं पर जगह नहीं मिल रहा है जल त्याग करने के लिए, मानकर चलते हैं कि अगल बगल सड़क है या घर है या लोग हैं जहां पर दोस्तों आप अपने मूत्र का बिल्कुल भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी अवस्था में आपका जो शरीर है वो समान अवस्था में रह पाता है? नहीं, आप नाचने लगते हैं, कहो जी तो आपका जो शरीर छटपटाने लगता है,
कहाँ भागे वहां भागे, कहाँ भागे, मतलब आप जल्दी से एक ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां पर आप अपने इस अपशिष्ट जल का त्याग कर पाए। जब तक दोस्तों आपके शरीर से उस अपशिष्ट जल का त्याग नहीं होता तब तक दोस्तों आपका जो शरीर है वो एक समान अवस्था में नहीं आता, यानी कि आप अपने आप को एक समान अवस्था में बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते हैं। जब आपके शरीर से जल का निष्कासन हो जाता है, उस अपशिष्ट जल का निष्कासन हो जाता है, तभी जाकर आपका जो शरीर है वो एक समान अवस्था में आ पाता है। अगर दोस्तों आपके शरीर में मल हो और मल का त्याग ना हो पाए तो दोस्तों उस अवस्था में क्या आप खाना को खा पाइएगा? उस अवस्था में क्या आपका जो शरीर है वो एक समान रूप से काम कर पाएगा? नहीं। जब तक आपके शरीर से उस अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन नहीं होगा तब तक आपका जो शरीर है वो एक समान रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही जो गुण है वो पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। जब तक पेड़ पौधों के सभी भागों से अनावश्यक जल का निष्कासन नहीं होगा तब तक दोस्तों जो पेड़ पौधों की क्रियाएं होंगी वो एक समान रूप से संचालित नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेड़ पौधों में 90% जल की मात्रा होती है, इनका निष्कासन होता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पेड़ पौधों के 90% जल का जो निष्कासन है वह दोस्तों स्पष्ट हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि आखिर जो बाष्पोत्सर्जन है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता ये दिया कि वाष्प और उत्सर्जन की सहायता से ही इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर जो वाष्प है वो कौन है? यहाँ पर जो बाबू वाष्प है वो तो जल है, ठीक है। उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि जो जल है वो कैसा है बाबू? जो जल है वो उत्सर्जी वाला जल है। उत्सर्जी मतलब यह अपशिष्ट जल है या अनावश्यक जल है। तो दोस्तों हम लोग इसकी परिभाषा को इस तरीके से बना सकते हैं। पेड़ पौधों द्वारा अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपने क्या जाना? पेड़ पौधों द्वारा अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, क्योंकि है उत्सर्जन लागल बा और उत्सर्जन का मतलब होता है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन है? वो है जल। और इस जल का जो वाष्प के रूप में उत्सर्जन है वो हो रहा है, इसीलिए हम लोग वाष्पोत्सर्जन के रूप में इस क्रिया को जानते हैं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग कि इसमें भी जो जल की बूंदें हैं वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रही है, और जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है उसमें भी जो जल की बूंदें हैं वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होती है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर सटीक परिभाषा पर, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए बाबू, इसमें बताया जा रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हम चाहते तो यहाँ पर बाबू लिख सकते थे कि पेड़ पौधों द्वारा अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, लेकिन मैंने इस परिभाषा को बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं आपको गहराई में लेकर जाना चाहता हूँ, आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि आपके एग्जाम में वाष्पोत्सर्जन से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे बिल्कुल भी छोड़ ना सके। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले आप लोग यहाँ पर यह समझना कि वायवीय भाग क्या कहलाता है। जो वायवीय भाग है वो क्या कहलाता है ना, पौधों के वायवीय भागों से। तो जो वायवीय भाग है वो क्या कहलाता है? वायवीय भाग बाबू उसे कहा जाता है जिस भाग से गैसों का आदान प्रदान होते रहता है, यानी कि जिस भाग द्वारा श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले गैसों का आदान और प्रदान होते रहता है उसी भाग को वायवीय भाग कहा जाता है। तो दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर पेड़ पौधों में जो वायवीय भाग है वो कहाँ है, कौन है? तो दोस्तों पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जो वायवीय भाग है वो रंध्र है। देखिए वायवीय भाग का मतलब क्या हुआ? वायवीय भाग का मतलब हुआ जिस भाग में गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो बाबू का पेड़ में कोई बड़ा होल है नहीं ना, पेड़ पौधों में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जो गैसें होते हैं उनका आदान और प्रदान होते रहता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को दूसरे चैप्टर में अच्छी तरीके से यह बताया था कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में श्वसन की क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसी एक खास अंग से होती है। तो दोस्तों पेड़ पौधों में भी ऐसा ही होता है, पेड़ पौधों के सभी अंग अपने श्वसन की क्रिया को करते हैं और ये जो श्वसन की क्रिया होती है वो पेड़ पौधों के सभी अंगों द्वारा संपादित होती है और ये जो श्वसन की क्रिया है वो पेड़ पौधों के हर एक भाग में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। अगर पत्तियों में श्वसन की क्रिया तेज हो रही है तो दोस्तों शाखाओं में कम होगी, जड़ में उससे भी कम होगी, लेकिन जो श्वसन की क्रिया है वो पेड़ पौधों के सभी भागों में
में ही होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे जैसा उनके अंदर कोई भी परिवहन तंत्र नहीं होता जिससे कि गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधों के सभी भागों में हो सके, जैसा कि हमारे अंदर होता था रक्त की सहायता से। पेड़ पौधों में कोई भी रक्त नहीं पाया जाता है, उसमें रक्त परिसंचरण की व्यवस्था नहीं होती है जिससे कि श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले गैसों का आदान प्रदान हो सके, इसलिए पेड़ पौधों के सभी भागों से ही दोस्तों श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो आप लोग ने इस चीज से ये जाना कि पेड़ पौधों के सभी भागों में ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रंध्र का मतलब आप लोग केवल ये मत समझना कि पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र है, मैंने बाबू यहाँ पर रंध्र का जो संबंध है वो पेड़ पौधों के सभी भागों के छोटे छोटे छिद्रों से लिया है। जो छिद्र होते हैं पेड़ पौधों के वो दोस्तों जड़ों में भी होते हैं, मूल रोम में भी होते हैं, शाखाओं में भी होते हैं, तनों में भी होते हैं और पत्तियों में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो रंध्र का संबंध लिया है वो ना केवल पत्ती से लिया है बल्कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों से लिया है। जब दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण भाग में ही रंध्र है, संपूर्ण भाग में ही छिद्र है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में ही होगी। बहुत सारे बच्चे ये समझ कर रखते हैं कि बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया का संपादन है वो केवल पेड़ पौधों के पत्तियों में ही होता है, लेकिन दोस्तों यह गलत है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन का जो संपादन है वो अधिक मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों के केवल पत्तियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। दोस्तों पेड़ पौधों के सभी भागों द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्योंकि पेड़ पौधों के सभी भागों में ही छोटे छोटे छिद्र होती हैं। पेड़ पौधों के सभी भागों में ही श्वसन की क्रिया का संपादन होता है। जब पेड़ पौधों के सभी भागों में श्वसन क्रिया संपादन होता है तो इसका मतलब सभी भागों में छोटे छोटे छिद्र हैं, इसलिए उन सभी छिद्रों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ भागों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होती है तो कुछ भागों में बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वह मंद होती है, लेकिन होती सब भागों से है। अगर यहां पर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि पेड़ पौधों के किस भाग में सबसे तेजी से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो दोस्तों आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा पत्ती, ना कि तना, ना कि जड़, क्योंकि उन भागों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी ना के बराबर होती है। अगर दोस्तों पत्ती जल का निष्कासन अगर 10% करता है तो जो जड़ है, जो तना है, यह जल का निष्कासन बाष्पोत्सर्जन के रूप में 1 या 2% ही करते हैं। सोच सकते हैं कि कितना यह कम करते हैं, लेकिन करते जरूर है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को आप लोग समझ कर रखना, इसीलिए मैंने ऐसा यह परिभाषा जोड़कर रखा है। तो आप लोगों ने इतना दोस्तों जान पाया। इसमें दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, यानी कि मुख्य रूप से यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का जो संपादन है वो मुख्यतः बाबू पत्तियों से ही होता है। देखिए हम लोग जो सांस है वो नाक से भी ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सांस लेने के लिए जो भगवान ने अंग बनाया है वो नाक ही बनाया है, इसलिए हम लोग नाक का ही उपयोग करते हैं सांस लेने और छोड़ने से। ठीक है बाबू, तो देख सकते हैं आगे है इसमें बाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है। शारीरिक क्रिया क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोग को अभी बताया कि बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो श्वसन के भांति ही पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में होती है और पेड़ पौधों के संपूर्ण भाग मिलकर पेड़ पौधों के शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को शारीरिक क्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे है एवं अलग अलग पौधों में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा में भिन्नता होती है। बाबू इस चीज को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मानकर चलते हैं कि हमारे पास 2 पौधा है, एक पौधा ए है और एक पौधा बी है। ठीक है, मानकर चलते हैं कि ए पौधा द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा निष्कासित जो जल की मात्रा है वो है x और बी पौधा द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा निष्कासित जो जल की मात्रा है वो है y। तो बाबू आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ए पौधा है वह बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा x जल का निष्कासन कर रहा है और जो बी पौधा है वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा y जल को निष्कासित कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए पौधा ने x मात्रा जल का निष्कासन किया है तो जो बी पौधा है वो भी x मात्रा ही जल का निष्कासन करेगा। ये बिल्कुल भी दोस्तों जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कि मानकर चलते हैं हम लोग यहाँ पर बाबू ले लेते हैं मकई का पौधा। जो मकई का पौधा है बाबू वो क्या करता है कि एक दिन में 3 से 4 लीटर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को निष्कासित करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मकई का पौधा होता है वो एक दिन में 3 से 4 लीटर जल की मात्रा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा निष्कासित करता है। अगर हम यहीं पर ले ले सेब के पौधा का, तो बाबू जो सेब का पौधा होता है वो उतने ही समय अंतराल में अपने आप से बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा 10 से 20 लीटर
कितना भैया 10 से 20 लीटर जल की मात्रा निष्कासित करता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मकई के पौधा और सेब के पौधा में बाबू कितना अंतर हो गया। अगर हम बात करें कि एक पत्ती अपने आप से कितने जल को बाहर निकाल सकता है, तो मैं आप सभी को बता दूं, एक पत्ती अपने भार के बराबर अधिक से अधिक जल की मात्रा 1 घंटे से कम समय में भी निष्कासित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी भी पेड़ पौधा की जो पत्ती होती है वो अपने भार के बराबर 1 घंटे से कम समय अंतराल में भी अधिक से अधिक जल को निष्कासित कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का संपादन होता है। अगर हम लोग बात करें एक पौधा द्वारा पूरे जीवन काल में कितने जल को निष्कासित किया जाता है, तो दोस्तों जितना उस पौधे का भार होता है ना, उसके करीब 100 गुना उसके पूरे जीवन काल में जल का निष्कासित होता है, केवल बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। तो दोस्तों ये सारा जो चीज है यह जानने जोग है, जो कि आप लोगों को बहुत ही जानना आवश्यक है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है बाबू, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है उस पर। देखिए बाबू, इसमें बताया जा रहा है बाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न बल पानी को 130 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठाने के लिए पर्याप्त है। बाबू जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वह एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। बोल सकते हैं कि बाष्पोत्सर्जन के कारण लगने वाला पानी पर जो बल है वह एक प्रकार का भौतिक बल है, और ये जो बल होता है वो पानी को 130 मीटर से अधिक ऊंचाई तक भी उठाने के लिए पर्याप्त है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो पानी होगा वो 130 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखना कि जाइलम की सहायता से जो पानी है वह पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है, लेकिन उसे ऊंचाई तक पहुंचाने का जो कार्य है वो करता है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन के कारण ही दोस्तों ऊंचाई से जो नीचे जो जल रहता है, जो जड़ में जो मिट्टी में जल रहता है, वहां पर दोस्तों एक बल लगता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और इसी खिंचाव के कारण जो जल है वो जाइलम से होते हुए यानी जाइलम के सहारे पेड़ पौधों के सभी भागों तक विस्तृत हो जाता है, चाहे वो पेड़ कितना भी लंबा क्यों ना हो। मतलब कि अगर उसकी ऊंचाई 130 मीटर या उससे भी अधिक होगी तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ये जो पानी होगा वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये समझ के रखना कि जो जाइलम है वो केवल एक सहारा होता है, लेकिन जो बाष्पोत्सर्जन है वो एक खिंचाव होता है। इसके खिंचाव के कारण ही जो पानी होता है वो जाइलम के सहारे पेड़ की ऊंचाइयों तक चढ़ पाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, इसमें है पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन के लिए परासरणी प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है। बाबू मैंने आप लोगों को बताया कि बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया का संपादन है वह अधिक से अधिक पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा ही होती है, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो बाबू उपस्थित होती है पेड़ पौधों के शीर्ष पर। मतलब पेड़ पौधों के जड़ से काफी वो ऊंचाई पर दोस्तों उपस्थित होती है। जब यह पेड़ पौधों के जड़ से काफी ऊंचाई पर उपस्थित होती है तो दोस्तों उतने ऊंचाई तक क्या करती है कि यह एक प्रकार का परासरण दाब उत्पन्न करती है। परासरण दाब उत्पन्न करने के कारण ही जो जल होता है वो जाइलम ऊतक की सहायता से उन पत्तियों तक पहुंच पाता है, जिससे जो पत्ती होता है वह उस जल का उपभोग अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कर पाता है। क्यों करते हैं बाबू परासरण दाब उत्पन्न? क्योंकि पत्ती से ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का जो संपादन है वो हो पाता है, और मैंने आपको बताया कि जो बाष्पोत्सर्जन है वो एक खिंचाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज्यादा एवं जाइलम ऊतकों से सटी कोशिकाओं में सबसे कम परासरणी दाब होता है। क्या है बाबू, आप लोग इसे भी समझो। देखिए, पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज्यादा इसलिए परासरण दाब होता है क्योंकि पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो अधिक मात्रा में होती है, और जाइलम से सटी कोशिकाओं के आसपास जो परासरण दाब है वो कम इसलिए होता है क्योंकि जाइलम जो ऊतक होता है पत्तियों के अलावा अगर वो तना, जड़ या अन्य भागों में होता है पेड़ पौधों के, तो दोस्तों वहां पर जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो काफी मंद होती है। काफी मंद होने के कारण ही वहां पर जो परासरण दाब होता है वो बहुत ही मंद हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना, कभी भी दोस्तों आप लोग जीवन में भूल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग को समझा रहा हूं, इसी कारण रंध्रों से पत्ती के जाइलम तक जल स्तंभ का निर्माण होता है। जिस प्रकार से दोस्तों पाइप की सहायता से जो जल है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक उसी प्रकार से जल स्तंभ की सहायता से जो जल होता है वो जाइलम ऊतक से होते हुए पत्तियों के रंध्रों तक पहुंचता है। ठीक है,
आगे है, इसमें समझिएगा, पौधों के मूल से लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। बाबू मूल किसको बोलते हैं? जो जड़ के पतले पतले जो बाबू रेशे निकले जाते हैं ना, पेड़ पौधों के जो जड़ के पतले पतले रेशे होते हैं, उसी को मूल कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में रूट भी पढ़ा जाता है। देखिए जो ये पतला पतला रेशा है ना, ये वाला पतला पतला, ये वाला पतला पतला, ये वाला बाबू, इसी को ही हम लोग मूल के रूप में जानते हैं। और इन्हीं मूलों की सहायता से जो जल होता है वो पेड़ पौधों के आंतरिक भागों में प्रवेश कर पाता है। यानी ये जो मूल है यही मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं और एक प्रोसेस द्वारा, एक प्रक्रिया द्वारा जो जल है उनका प्रवेश जाइलम ऊतक में हो पाता है। और जाइलम ऊतक में क्या होता है बाबू कि बाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है, क्योंकि जो बाष्पोत्सर्जन है वो बाबू एक खिंचाव वाला प्रक्रिया पेड़ पौधों में उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसी खिंचाव के कारण जो जल है वो जाइलम ऊतक की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और वहां जाता है जहां पर जल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जिस भाग में जल की आवश्यकता होती है उन भागों तक जो जल है वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पहुंच पाता है। इसमें जो मेन योगदान है वो है बाबू परासरण दाब और बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जल को पहुंचाने में। आगे देख सकते हैं, इसमें है यह पौधों में ताप कर में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों के जो जड़ें होते हैं, पेड़ पौधों के जो तने होते हैं वह दोस्तों ठंडा हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं, आप लोगों ने गर्मी में दोस्तों घड़ा में जल को रखा होगा। आप लोग दोस्तों ये देख पा रहे होंगे कि जब आप लोग गर्मी में घड़ा में जल को रखते हैं तो जो घड़े में रखा हुआ जल होता है वो बाबू ठंडा हो जाता है। ठंडा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों घड़े में रखे जल का बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होने से जो घड़ा होता है वो बाबू ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब पत्तियों के माध्यम से बाष्पीकरण की क्रिया होती है, पेड़ पौधों के जड़ों के माध्यम से बाष्पीकरण की क्रिया होती है, पेड़ पौधों के तनों के माध्यम से बाष्पीकरण की क्रिया होती है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो इनमें भी दोस्तों ठंडक उत्पन्न होता है। और इसलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है या जो जड़ें होते हैं यह दोस्तों अपने आप में ठंडक महसूस करते हैं और इसी आधार पर इनका जो तापक्रम है यह एक तरीके से दोस्तों संतुलित बना हुआ रहता है। तो आप लोग बाबू समझना, जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, मेरे अंदर जितना समर्थ है समझाने का मैं उतना बाबू आप लोगों को समझा पा रहा हूं, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी ये भूल ना कर पाए कि आखिर जो बाष्पोत्सर्जन है वो क्या कहलाता है। मैं हमेशा डरते रहता हूं कि मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से कोई गलत कंसेप्ट ना बता दूं। मेरा दोस्तों हमेशा से ये प्रयास रहता है कि मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस तरीके से समझाऊं ताकि दोस्तों मेरे वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि आपका जो समय है बाबू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती है। यदि आपने अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो पर दिया है, अभी तक अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाबू मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हूं, इसलिए अभी तक आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए मेरा दोस्तों ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी आपको बताऊं वो आपके लिए उपयोगी बताऊं, जो आपके लिए दोस्तों सही है, सार्थक है, ठीक है। आगे है, आप समझ पा रहे होंगे, आस्थानांतरण। ये बाबू दूसरी क्रिया विधि है, कौन? आस्थानांतरण। तो मैंने आप लोगों को बताइए किया कि किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना ही आस्थानांतरण कहलाता है। तो बाबू तो जाइलम में क्या होगा, जल भी हो जाएगा, जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जाइलम ऊतक की सहायता से जो जल होता है वह स्थानांतरित होता है, यानी जल का स्थानांतरण होता है। इसमें है पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन ही आस्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। नीचे बात करते हैं हम लोग खाद्य पदार्थों यानी भोज पदार्थ, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। जो अधिक सांद्रता वाले भाग है उन्हें कहा जाता है संभरण सिरे और जो कम सांद्रता वाले भाग है उन्हें कहा जाता है उपभोग सिरे। बाबू आप लोग याद रखिएगा कि अधिक सांद्रता वाले भाग को संभरण सिरे कहा जाता है और कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग सिरे कहा जाता है। इतना तो आप लोगों ने जान पाया इस वीडियो के माध्यम से कि पेड़ पौधों में जाइलम ऊतक की सहायता से जल का जो स्थानांतरण है वो किसकी सहायता से होता है। अब आपको यह जानना है कि पेड़ पौधों में फ्लोएम की सहायता से भोज पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो किसकी सहायता से होता है। तो बाबू वो होता है किसकी सहायता से, तो वो होता है सांद्रता की सहायता से, यानी अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर ही भोज पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो हो पाता है फ्लोएम ऊतक की सहायता से। देखिए इसमें आप लोग समझिएगा, इसमें बताया जा रहा है पौधों में भोजन के परिसंचरण की प्रक्रिया, यानी कैसे भोज पदार्थ आगे की ओर संचरित होती है।
एटीपी से मिली ऊर्जा बाबू, फ्लोएम की सहायता से भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा की सहायता से होता है। इसमें ऊर्जा का होना आवश्यक है, जाइलम में नहीं है जल के लिए, लेकिन फ्लोएम में बाबू भोज्य पदार्थों के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक है। अगर ऊर्जा रहेगा तभी जाकर भोजन का स्थानांतरण हो पाएगा। तो जब श्वसन प्रक्रिया के दौरान एटीपी का उत्पादन होता है और एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के कारण जब पौधों की पत्तियों से बना भोजन फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है। देखिए चालनी नलिका है ना, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ना कि चालनी नलिकाओं की सहायता से ही भोजन का स्थानांतरण होता है। तो चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है, उसके बाद प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा सुक्रोज के रूप में, बाबू मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी कि जलीय रूप में होता है, जलीय घोल के रूप में होता है। उसके बाद प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा सुक्रोज के रूप में भोजन चालनी नलिकाओं में आगे की ओर बढ़ता है। इससे फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है और इस प्रकार फ्लोएम ऊतक में बना उच्च दबाव पौधों के निम्न दबाव वाले अन्य सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो बाबू इस चीज को आप लोग नोट करना, आपको जानना बहुत ही दोस्तों यह आवश्यक है। आपने इसमें क्या जाना, आपने ये जाना कि जब सुक्रोज के रूप में भोजन फ्लोएम के चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है और चालनी नलिकाओं में प्रवेश कर जब भोजन का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है तो उस स्थिति में क्या होता है बाबू कि फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है। जब फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है, फ्लोएम ऊतक में प्रेशर बढ़ता है, तो दोस्तों उससे क्या होता है कि फ्लोएम अपने उच्च दबाव के कारण पौधों के निम्न दबाव वाले अन्य सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो आपने ये समझ पाया कि आखिर भोजन का जो स्थानांतरण है वो कैसे होता है। इसके बारे में जो अधिक जानकारी है वो आपको मिलेगा 11th और 12th क्लास में। जब आप लोग बाबू जाओगे ना, आईसी करोगे ना जब आप, तो उसमें दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा जब आप लोग बायोलॉजी चूज करते हैं तो, ठीक है। उसमें सारा दोस्तों तुर तुर कर बताया जाएगा कि कैसे बढ़ता है, किस तरीके से आगे की ओर बढ़ता है, ये सारा चीजें आप लोगों को उसमें पढ़ने को मिलेगा। इसमें केवल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं भी आप लोगों को केवल परिचित ही करा रहा हूं, ना कि पूरा दोस्तों मैं तोड़कर बता रहा हूं। लेकिन आप लोग समझ कर रखना कि इसमें जो योगदान होता है वो होता है प्रासरण दाब का। प्रासरण दाब के कारण ही जो भोजन होता है वो फ्लोएम के उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर आगे की ओर अग्रसरित हो पाता है। आगे अगर हम बात करें तो बाबू देख पा रहे होंगे कि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का फ्लोएम ऊतक है। यह फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिका है और इससे सटे हुए जो आप हरा हरा ये देख रहे हैं, यह बाबू फ्लोएम ऊतक के चालनी नलिकाओं की सह कोशिका है जिसमें केंद्रक उपस्थित है। और जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग ये फ्लोएम के चालनी नलिकाओं के चालनी पट्टी है। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे छिद्रों को यहाँ पर गढ़ा किया है, यहाँ पर हल्का किया है और यहाँ पर उससे भी हल्का किया है, फिर यहाँ पर उससे भी हल्का किया है। इससे आपको ये पता चल रहा है बाबू कि जब भोजन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है यह फ्लोएम का अधिक उच्च सांद्रण वाला हिस्सा है और जब भोजन नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर जो हिस्सा है यह कम सांद्रण वाला है और जब भोजन इससे नीचे आ रहा है तो यहाँ पर जो हिस्सा है यह बहुत ही कम सांद्रण वाला है। मतलब जैसे भोजन ऊपर से नीचे की ओर आगे की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सांद्रण की मात्रा होगी वो घटते चली जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता किया कि जो भोजन का स्थानांतरण है वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। तो इस तरीके से बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे बाबू इस चित्र के माध्यम से कि जड़ों के माध्यम से जो पानी है वो दोस्तों अवशोषित हो रहा है, देख सकते हैं अवशोषित हो रहा है और अवशोषित होकर जाइलम ऊतक की सहायता से जो पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है और सभी भागों में पहुंच रहा है। मतलब इसमें भी पहुंच रहा है, इसमें भी पहुंच रहा है और इसमें भी पहुंच रहा है। और जब सभी भागों में पहुंच रहा है तो दोस्तों ये जो शाखाएं होंगे वो पेड़ पौधों के चारों ओर फैले होंगे, जहां जहां फैले होंगे, जहां जहां पत्तियां होंगी सभी तक दोस्तों जो जल है वो पहुंच जाएगा। तो यही दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानना था, तो मैंने आप लोगों को बताया। अगर फिर भी दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग मेरे कमेंट में बाबू जरूर से पूछने का प्रयास कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये जान पाया कि बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पेड़ पौधों में किस तरीके से संपादित होता है, इनका जो महत्व है वो कितना होता है, तो दोस्तों प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग बाबू मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा तो अभी ना दोस्तों मैं दुनिया के सामने आ पाऊंगा, बच्चों के पास पहुंच पाऊंगा, जिस बच्चों को मेरी जरूरत है वहां तक मैं जान पाऊंगा। वीडियो उसी की रिकमेंडेशन में जाती है जिसके वीडियो पर लाइक आते हैं, लेकिन मेरे वीडियो पर बाबू कोई लाइक आता ही नहीं है। तो आप ही बताओ, जब मेरे वीडियो पर कोई लाइक आएगा ही नहीं तो मेरे वीडियो को यूट्यूब रिकमेंडेशन में क्यों भेजेगा। इसलिए बाबू आप लोग मेरे वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक देने का प्रयास करें जिससे कि मेरा जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन में जा सके, मैं भी अपने चैनल को ग्रो कर पाऊं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।